एक विशेष मुद्दे पर आपने मुझे नियम 56 के अंतर्गत स्मार्ट मीटर प्रणाली की गंभीर कमियां, विद्युत क्षेत्र में निजीकरण की प्रक्रिया तथा इसमें उत्पन्न जन आक्रोश से संबंध में अपनी बात रखने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, पहले सदन में जो आम आदमी आज ये पूछ रहा है कि हमें सैलरी महीने के आखिरी में मिलती है तो बिजली का बिल पहले क्यों आ जाता है? घर का एक बजट होता है माननीय अध्यक्ष जी, बजट में पूरे महीने का एक मध्यम वर्ग का या एक गरीब आदमी जो मजदूरी करता है वो पूरे महीने का बजट अपना लिखता है, लगाता है, और अंत में जब वो बजट में पूरा नहीं कर पाता, बिजली का समय पहले आता था तो उसकी एक डेट होती थी, किसी तरह से वो गरीब आदमी या मध्यम वर्ग का आदमी पैसा इकट्ठा करके वो बिल जमा कर देता था। पर अब इस सरकार में पहले रिचार्ज करो तब उसके बाद आपको बिजली मिलेगी। मैं सरकार से ये जानना चाहती हूँ माननीय अध्यक्ष जी कि क्या गरीब आदमी, दिहाड़ी मजदूर के लिए प्रीपेड व्यवस्था व्यवहारिक है? जो दिहाड़ी मजदूर है उसे पता भी नहीं कि कल उसको काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर उसको अपनी व्यवस्था बिजली के बिल की पहले से कर देना उसके मजबूरी बन गई। पहले 4G, आज लगाए जा रहे 4G प्रीपेड मीटर, 2018 में 2G मीटर क्यों लगाए गए जब आपको कुछ ही दिनों सालों बाद इस प्रक्रिया को बदलना था? मैं कुछ आंकड़े भी बताना चाहूंगी। 2018 में 12.04 लाख 2G स्मार्ट मीटर लगाए गए, जिसमें लगभग 11.32 लाख मीटर सक्रिय रहे, जिस पर 7 वर्ष में कुल 959 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब वही स्मार्ट मीटर बदलकर नए स्मार्ट मीटर, प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और फिर से लगभग 681 करोड़ का खर्च होगा। ये भुगतान कौन करेगा? ये अप्रत्यक्ष रूप से जनता पर जो बोझ डाला जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? पहले ये कहा गया था कि बदले जा रहे मीटर, प्रीपेड मीटर का दाम बिजली उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा, इसका जीओ भी जारी हुआ। पर अब केंद्र सरकार का नया पत्र, नया जीओ जारी हुआ और उसमें उन्होंने कहा है कि दाम की वसूली उपभोक्ताओं से की जाएगी, इसके लिए बिजली दरों में इजाफा किया जाएगा। क्या ये उपभोक्ताओं के साथ बहुत बड़ा धोखा नहीं है? तीसरी बात, उत्तर प्रदेश में अब तक 54 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। 17 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के फोन नंबर आज भी सत्यापित नहीं है। और इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम ये है कि ना उनके, जब सत्यापित नंबर नहीं है तो उनके फोन पर ना मैसेज जाता है, ना बिल का बैलेंस जाता है, और बिना जानकारी, क्योंकि ये मीटर जो है वो पहले से निर्धारित है, उतने पर वो बिजली कट जाती है और उपभोक्ता चारों तरफ घूम रहा है, उसके सुनने वाला कोई नहीं, कोई सूचना नहीं मिलती उसको। चौथा विषय, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 55 के अनुसार उपभोक्ता की सहमति के बिना किसी घर में स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जा सकता। ये एक्ट है। इसके साथ ही मैं सदन का ध्यान दूसरे अधिनियम की तरफ भी ले जाना चाहूंगी। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) की ओर भी आकृष्ट करना चाहती हूँ। इस धारा के अनुसार उपभोक्ता का ये अधिकार है कि वो प्रीपेड मीटर लगाए या पोस्टपेड मीटर लगाए। ये विकल्प उपभोक्ता स्वयं चुनेगा, पर ऐसा नहीं हो रहा है। और ये मैं नहीं कह रही, लोकसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इस बात को स्वीकारा था। और उन्होंने एक बात और कही थी कि पहले सरकारी भवनों में और बड़े उपभोक्ताओं के यहाँ प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। दोनों बातों के ऊपर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। आज जबरन पहले हमारे जो सामान्य उपभोक्ता है
उनके घरों में मीटर लगाए जा रहे हैं और मीटर लगाने के साथ साथ प्रीपेड मीटर लगाने की जबरदस्ती और वसूली की जा रही है। मैं पूछना चाहती हूँ कि कितने घरों में से लिखित सहमति सरकार ने प्राप्त की प्रीपेड मीटर लगाने की, कितने लोगों को विकल्प किया? सरकार के पास उसका कोई जवाब नहीं है। पांचवा जो विषय है, पावर कॉर्पोरेशन ने नियामक आयोग को पत्र लिखकर के ये स्वीकार किया कि आरडीएसएस जो स्कीम है, रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत आए मीटर पुराने को बदलने के लिए है। ये उन्होंने स्वीकारा था कि इसको बदलने के लिए है, इन्हें नए कनेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये पत्र लिख करके उन्होंने सूचित किया, बावजूद इसके नए कनेक्शन के स्मार्ट मीटर के साथ ही दिए जा रहे हैं। ये जबरदस्ती की जा रही है उपभोक्ताओं के साथ। एक आंकड़ा मैं और रखना चाहती हूँ, 1,81,782 नए उपभोक्ताओं को स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले कनेक्शन दिए गए और उससे गंभीर बात यह है कि लगभग 100 करोड़ रुपए पर मीटर जो दाम के रूप में जो पर मीटर का दाम आया उससे उपभोक्ता से वसूल लिया गया। और इसके साथ साथ जो सबसे गंभीर बात है कि इन दरों को अभी तक आयोग ने स्वीकृति नहीं प्रदान करी। बिना स्वीकृति प्रदानी किस आधार पर सरकार, किस आधार पर पावर कॉर्पोरेशन या सरकार उनसे ये उपभोक्ताओं से वसूली कर रही है? मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, मेरे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि जिस तरह से स्मार्ट प्रीपेड मीटर को सरकार उपभोक्ताओं पर लाद रही है, उनसे वसूली कर रही है, मजबूर कर रही है कि नए कनेक्शन प्रीपेड मीटर के साथ लिए गए, जबकि उन्होंने कोई तैयारी नहीं करी, कनेक्शंस को फोन नंबर वेरीफाई नहीं हुए, तो क्या ये निजीकरण की जमीन तो सरकार नहीं तैयार कर रही? सरकार की मंशा तो पहले ही स्पष्ट हो चुकी है कि वो निजीकरण कराना चाहती है। पर माननीय अधिष्ठाता महोदय, स्मार्ट मीटर के नाम पर उपभोक्ता पहले से परेशान है, उसी समय सरकार का निजीकरण की तैयारी करना ये बहुत बड़ा धोखा है उत्तर प्रदेश की जनता के साथ। निजीकरण का सीधा असर किसानों पर पड़ेगा, गरीब मध्यम वर्ग पे पड़ेगा और छोटे दुकानदार और व्यवसायी पे पड़ेगा। निजी कंपनियों का जनता, जब निजीकरण होगा तो जनता का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, जवाबदेही कमजोर हो जाती है, पारदर्शिता भारी कमी आती है और मुनाफा प्राथमिकता होती है निजी कंपनियों की। माननीय अधिष्ठाता महोदय, ये पूरा मॉडल आम आदमी और गरीब जनता को शिकार बनाने का, निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का सीधा सारा प्रस्ताव है। आज की तारीख में बिजली कोई लग्जरी नहीं है, ये अनिवार्यता है, ये आवश्यकता है और सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो जनता को सहूलियत के साथ ये उपलब्ध कराए। अगर बिजली का मुनाफे का साधन बना दिया गया तो सबसे पहला अंधेरा अगर किसी के होगा तो किसी गरीब की कुटिया में होगा। माननीय अधिष्ठाता जी, सरकार निजीकरण की नीति पर पुनर्विचार करे, ये मेरा अनुरोध है। और जिस तरह से स्मार्ट मीटर के नाम पर वसूली की जा रही है, ये पूरी तरह से गलत है। सरकार नियम और कानून जो अधिनियम बने हैं उनका भी उल्लंघन कर रही है और उनके साथ साथ जनता पर एक अतिरिक्त बोझ डाल रही है। ये विषय गंभीर है, निजीकरण और स्मार्ट मीटर, प्रीपेड स्मार्ट मीटर का। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि ये इस पर सदन में इस पर चर्चा करें। धन्यवाद। माननीय इंजीनियर सचिन यादव जी। बिजली निजीकरण और विद्युत विभाग की गलत नीतियों पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश का विद्युत विभाग जिसका काम गरीबों को बिजली देना था, जिसका काम किसानों को बिजली देना था, जिसका काम दलित और पिछड़ों को नौकरी देना था, जो विभाग 180 लाख करोड़ की किताबी वैल्यूएशन, बुक वैल्यूएशन का विभाग है, जिसकी मार्केट वैल्यू 10 लाख करोड़ से ज्यादा है, जिसकी बाजार में उधारी 60,000 करोड़ है, जिसकी सरकारी विभागों में उधारी
15,500 करोड़ है, जो 1,07,000 लोगों को गांव में बिजली देने का काम करता है, जो 1,21,000 मजरों में गरीबों को रोशनी देने का काम करता है, वो विभाग जो 3 करोड़ घरों में बिजली देता है, जहां पर माएं खाना बनाती हैं और बच्चे पढ़ाई करते हैं, वो विभाग जो 50 लाख दुकानों और उद्योगों में बिजली देने का काम करता है, जहां पर पिता जाके मेहनत करके कमाता है, वो विभाग जो 15 लाख किसानों को बिजली देता है, वो विभाग जो 1,70,000 करोड़ गांवों के गरीबों में कनेक्शन देने का काम करता है। ये ऐसा विभाग जिसमें दलित, बैकवर्ड, पीडीए का समाज इंजीनियरिंग करके, पढ़ाई करके नौकरी करने का सपना देखता है। ये ऐसा विभाग है जिसके इंजीनियरों का नाम प्रदेश, देश और विश्व में अनुभव के लिए जाना जाता है। ये सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का विभाग है पूरे देश में। ऐसे विभाग की क्या मजबूरी हो गई सरकार की कि ऐसे विभाग को बेचने का या निजीकरण करने का डिसीजन लिया। ये विभाग, मंत्री जी कई बार कहे कि रेवेन्यू कम हो रहा है, 70,000 करोड़ का रेवेन्यू है, तो ये कारण तो नहीं हो सकता। कभी कभार मंत्री जी कहेंगे कि घाटे में जा रहा है, लेकिन 6,700 करोड़ का मुनाफा है सब्सिडी के बाद, और इस विभाग की उधारी 15,500 करोड़ सरकारी विभागों में है, तो घाटा भी नहीं हो रहा। कभी कहेंगे मंत्री जी की कैश फ्लो की दिक्कत हो सकती है, 60,000 करोड़ की तो उधारी मार्केट में है कंज्यूमर्स के ऊपर, तो कैश फ्लो की भी दिक्कत नहीं हो सकती। ये मंत्री जी कहेंगे कि वैल्यूएशन कम हो सकती है विभाग की, 1,80,000 करोड़ की वैल्यूएशन है और मार्केट की तो 10 लाख करोड़ की वैल्यूएशन है। इतना बड़ा विभाग, क्या जरूरत है? लोग कहेंगे इंजीनियर अच्छे नहीं है, इंजीनियर बहुत अच्छे, क्यों उनको नौकरी से निकालने का सपना देख रही है सरकार? और वही आईएएस जो 2.5 लाख रुपए की सैलरी ले रहे हैं, टीए ले रहे हैं, डीए ले रहे हैं, हाउस रेंट ले रहे हैं, वो परमानेंट नौकरी में ये डिसीजन ले रहे हैं और इंजीनियरों को निजीकरण की तरफ धकेलने का, नौकरी से निकालने के, धकेलने का काम कर रहे हैं। सरकार कहेगी कि ये निजीकरण के प्रस्ताव देश में और जगह सफल हुए हैं। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उड़ीसा में जब ये 99 में निजीकरण का प्रस्ताव आया, तो वहां पर यूएस की कंपनी एईएस को मिला और वहां पर फेल हुआ, और जब वहां पर सुपर साइक्लोन डिजास्टर आया तो वो कंपनी भाग गई। ऐसे ही निजीकरण अगर हमारे प्रदेश में होगा तो विपदा जब आएगी तो ये प्राइवेट कंपनियां हमारे प्रदेश को छोड़ के भाग जाएंगी। यही काम जब महाराष्ट्र में हुआ, भिवंडी में हुआ, औरंगाबाद में हुआ, जलगांव में हुआ, नागपुर में हुआ, सभी जगह फेल हुआ और निरस्त हुआ। एमपी में जब सागर में हुआ, उज्जैन में हुआ और ग्वालियर में हुआ, सभी जगह फेल हुआ और निरस्त हुआ। बिहार में जब हुआ, भागलपुर में हुआ, मुजफ्फरनगर में हुआ, वहां पर भी फेल हुआ और कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया गया। हमारे उत्तर प्रदेश में नोएडा में, आपके पास का नोएडा है, वहां पे नोएडा पावर कंपनी को निजीकरण के लिए दिया गया। आप जानती हैं अधिष्ठाता महोदय, वहां पे शिकायतें आती है, गरीबों के मोहल्लों में बिजली काटने का काम करती है वो कंपनी, और बड़े बड़े उद्योगपतियों को बड़े रेटों पर बिजली देने का काम करती है। तो गरीबों को बिजली कैसे मिलेगी अगर निजीकरण हो जाएगा? किसानों की कौन सुनेगा अगर निजीकरण हो जाएगा? दलित और पिछड़ों को नौकरी कहां मिलेगी अगर निजीकरण हो जाएगा? आगरा टोरेंट में भी निजीकरण हुआ, हर साल 250 करोड़ का घाटा हमारी प्रदेश सरकार काट रही है। 5.5 रुपए में बिजली खरीदती है और 4 रुपए 36 पैसे में टोरेंट को देती है। 10 इतने सालों में 2,500 करोड़ का टोरेंट की कंपनी ने प्रदेश की सरकार को घाटा दिया है। क्या है निजीकरण का फायदा? 2200 करोड़ की उधारी थी आगरा की, 2200 करोड़ की उधारी को भी टोरेंट ने खाने का काम किया, जबकि उसको प्रदेश को वापस करने का काम करना चाहिए। तो क्या फायदा है इस निजीकरण का? हमारी जो सरकार पब्लिक वेलफेयर के लिए आई थी,
समाज सेवा के लिए आई थी, वो मुनाफेखोरी की तरफ जा रही है। हमारी सरकार जो नौकरी देने का वादा करने के लिए आई थी, वो नौकरी खत्म करने का काम कर रही है। हमारी सरकार जो बिजली सस्ती करने का वादा करके आई थी, वो बिजली महंगी करने का काम कर रही है। हमारी सरकार जो आरक्षण देने का वादा करके आई थी, वो आरक्षण खत्म करने का काम कर रही है। हमारी सरकार जो गांव के और गरीबों के लिए ये सुनिश्चित करने के लिए आई थी कि उनको पर्याप्त बिजली मिलेगी और सही रेटों पर मिलेगी, निजीकरण में भेजकर उन गरीबों और किसानों के साथ बेईमानी करने का काम कर रही है। और आप जानते हैं, जब जब विपदा पड़ी है, चाहे कोरोना आया हो, चाहे SIR का काम आया हो, हमेशा सरकारी कर्मचारियों ने प्रदेश की सरकार का साथ दिया है, निजी कंपनियों ने नहीं दिया है। तो फिर क्या प्रेम है इस निजी कंपनियों से? क्या फायदा है इन निजी कंपनियों से? क्या ये निजीकरण सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा करने के लिए तो नहीं हो रहा? अगर नहीं हो रहा तो क्या आदरणीय मंत्री जी जवाब देंगे कि अगर निजीकरण करना ही था तो 44,000 करोड़ लगाकर इंफ्रास्ट्रक्चर को, डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर करने का काम क्यों किया? वो 44,000 करोड़ रुपए जो सरकार के थे, जो हमारे टैक्स पेयर्स के थे, उनके पैसे लगाए, कंपनी को बेहतर किया गया और उसके बाद उसको बेचने की तैयारी की गई। क्यों? अगर उद्योगपतियों को फायदा कराना नहीं चाहती है सरकार, तो बताए कि RF डॉक्यूमेंट में 6,500 करोड़ का ही रिजर्व प्राइस क्यों रखा गया, जबकि 1,80,000 करोड़ की उसकी बुक वैल्यूएशन है। बताए सरकार कि बिजली के दर बढ़ाने का भी उसमें प्रस्ताव रखा गया कि जरूरत पड़ेगी तो निजी कंपनियां जिनके पास टेंडर जाएगा वो 45% तक बिजली की दर बढ़ा सकती है। जैसे कि महाराष्ट्र में 15.5 रुपए बिजली की दर है। 15.5 रुपए में आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, कौन गरीब बिजली खरीद पाएगा? कौन किसान बिजली खरीद पाएगा? कौन बेरोजगार बिजली से अपने यहां लट्टू जला पाएगा? कोई नहीं जला पाएगा। ये सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा करने का काम किया जा रहा है। और ट्रांजैक्शन टेंडर जिस कंपनी को दिया गया है, MS ग्रांट थॉर्टन, इसको ये US की कंपनी है जो US में बैन है और वहां पे $40,000 का उस पर जुर्माना है, ये उसने माना है। और यही कंपनी अदानी ग्रुप की कंसल्टेंट भी है। तो क्या वजह है, क्या दबाव है सरकार पे कि जिस सरकारी विभाग को, सरकारी बड़े विभाग को निजीकरण की ओर धकेला जा रहा है? और अगर उद्योगपतियों को फायदा कराने का काम नहीं है तो क्यों अब 21,000 मेगावाट की बिजली खरीद के अगले 25 साल के कॉन्ट्रैक्ट है? तो क्या मैं मान लूं कि जैसे बीजेपी सरकार ने एयर इंडिया को बेच दिया, जैसे बीजेपी सरकार ने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को बेच दिया, जैसे बीजेपी सरकार ने सरकार के जनरल इंश्योरेंस को बेच दिया, जैसे बैंकों को प्राइवेट किया गया, जैसे एयरपोर्ट्स को प्राइवेट किया जा रहा है, जैसे पोर्ट्स को प्राइवेट किया जा रहा है, जैसे शिपिंग कॉर्पोरेशन को प्राइवेट किया जा रहा है, जैसे स्पेस सेक्टर को प्राइवेट करने की सरकार ने पैरवी कर दी है, जैसे न्यूक्लियर पावर सेक्टर को प्राइवेट करने की सरकार ने पैरवी कर दी है, जैसे भारत पेट्रोलियम और पवन हंस को प्राइवेट करने की तैयारी है, क्या इसी ऐसे ही हमारी सरकार, बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए गरीबों की, किसानों की, पिछड़ों की, दलितों की बिजली बेचने का काम करेंगे? और आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने आपके अपने इस वक्तव्य से साबित किया कि बिजली विभाग एक मजबूत विभाग है, EPPCL बड़ी वैल्यूएशन का विभाग है, जहां पे अनुभवी इंजीनियर है। मैंने साबित किया कि निजीकरण आम आदमी के लिए फायदेमंद नहीं है, कि गरीब के लिए, किसान के लिए, उद्योगपतियों, प्रदेश के छोटे उद्योगपतियों के लिए फायदेमंद नहीं है। मैंने साबित किया कि इसकी जो टेंडर प्रक्रिया है वो भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो फिर क्या वजह है, क्या वजह है कि निजीकरण की तरफ हमारे विभाग को धकेला जा रहा है? जिस विभाग को पुरानी सरकारों ने, चाहे बीजेपी की रही हो, चाहे सपा की रही हो, चाहे बसपा की रही हो, सब ने मिलजुल के, पुराने मंत्रियों ने, पुराने अधिकारियों ने मिलजुल के इस विभाग को खड़ा किया था। क्या वजह है? तो यही, इसीलिए मैं अपनी 2 लाइन बोलकर अपनी बात खत्म करूंगा और आपके माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा कि इस गहन विषय पर विस्तार से चर्चा हो और इसकी सारी चीजें बाहर निकल के आए। सब कुछ चल रहा है नियम से, दवाई, दफ्तर, फाइल, मुनाफा और बिल्डोजर। बस एक ही चीज
जिसकी सरकार को परवाह नहीं, वो है आम आदमी। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश का आम आदमी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय कमाल अख्तर जी। धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। बिजली के निजीकरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे आपने मुझे नियम 56 के तहत बोलने का मौका दिया। मैं अपने को भाई सचिन जी से और बहन मोना जी से संबद्ध करते हुए इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से जिंदगी के लिए हवा पानी जरूरी है, आज इस 21वीं सदी के अंदर हम लोगों को जो सबसे बड़ी मूलभूत सुविधा है वो है बिजली। अच्छे जीवन के लिए और हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए अगर सबसे ज्यादा इस टाइम जरूरी है तो वो बिजली है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो कहती है कि हम लोग इतने बड़े प्रांत को बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं, इतना विकास हम लोग करा रहे हैं और हर विभाग को बड़ी अच्छी तरह से करा रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि इससे बड़े दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती कि जो दावा करते हैं कि हम इतनी अच्छी तरह से सरकार चला रहे हैं, वो एक बिजली विभाग को भी अच्छी तरह से नहीं चला पा रहे और उसे कुछ चंद मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए निजीकरण के आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। अधिष्ठाता महोदय, अभी भाई सचिन ने बताया कि निजीकरण, बिजली विभाग का निजीकरण उसी तर्ज पे लेके जाया जा रहा है जैसे लोग यहां पर खड़े होकर सरकार के लोग कहते हैं कि दिल्ली की सरकार ने बहुत जन कल्याण के काम किए। जिस तरह से गेल को बेच दिया, रेल को बेच दिया, LIC बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए, वही हवा आहिस्ता आहिस्ता उत्तर प्रदेश के अंदर आ रही है और अब तैयारी है बिजली विभाग को बेचने की और उसके बाद हो सकता है कि दूसरे विभाग का नंबर लग जाए। और जो 42 जिलों का बिजली निजीकरण का मामला है, उसमें जो एनर्जी टास्क फोर्स जो सरकार ने बनाई थी, वो परिषद के अध्यक्ष और राज्य सलाहकार समिति के सदस्य जो उसके सदस्य हैं, उन्होंने ही इसके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ कहा कि निर्णय उद्योगपतियों के दबाव में लिए गए हैं, लेकिन कौन से उद्योगपति इस पूरे मामले में अपने अनुसार संचालित कर रहे हैं, इसका खुलासा होना भी अध्यक्षता महोदय जरूरी है। उपभोक्ता परिषद ने मांग की है कि एनर्जी टास्क फोर्स के अलग अलग निर्णयों को पूरी जांच हो और जिन उद्योगपतियों के दबाव में ऐसा काम किया जा रहा है उन्हें दोषी ठहराना चाहिए। और इसके साथ साथ जो दोषी कंपनियां इसके अंदर आ रही हैं, उन्हें ब्लैकलिस्टेड क्यों नहीं किया जा रहा, जबकि निजीकरण का मसौदा तैयार करने वाली ग्रांट थर्टन अमेरिकन को एक रेगुलेटर द्वारा दोषी पाया गया है और उस पर $40,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके बावजूद उसे ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई नहीं की गई। मैं कहना चाहता हूं अजय जी कि निजीकरण आप लेके जा रहे हैं। आज हम लोग विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो SDO